नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जितना महत्व सूर्य आदि 9 ग्रहों का है, उतना ही महत्व नक्षत्रों का भी है। नक्षत्र क्या और कितने प्रकार के होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों का इतना अधिक महत्व क्यों है और मुहूर्त, नामकरण और गुण मिलान में नक्षत्रों की क्या उपादेयता है, आज इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें और साथ ही वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 27 नक्षत्र दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां हैं, जिनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। चंद्रमा इन सभी में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। ऐसे में कुछ ही समय में चंद्रमा को रानी रोहिणी के साथ समय व्यतीत करना सबसे अधिक अच्छा लगने लगा। रोहिणी नक्षत्र में ही चंद्रमा को उच्च का भी माना जाता है। इस बात से अप्रसन्न चंद्रमा की अन्य 26 पत्नियां, इन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से चंद्रमा की शिकायत कर दी, जिसके बाद राजा दक्ष ने बार बार चंद्रमा को समझाया और उनसे अनुरोध किया कि वह अपनी सभी 27 पत्नियों को समान रूप से प्रेम करें, लेकिन चंद्रमा का प्रेम रानी रोहिणी की ओर ही अधिक रहा। जब बहुत बार समझाने पर भी चंद्रमा ने राजा दक्ष की बात नहीं मानी, तो क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। राजा के श्राप से चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए और उनका तेज क्षीण होने लगा। धीरे धीरे समय के साथ साथ उनका तेज बिल्कुल ही समाप्त हो गया, जिससे पृथ्वी की गति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। ऐसी स्थिति में सभी ऋषि मुनि देवता व्याकुल होकर पितामह ब्रह्मा जी के शरण में गए। देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से चंद्रमा को दिए गए श्राप को वापस लेने के लिए अनुरोध किया। देवताओं ने राजा को वचन दिया कि एक बार यदि आप चंद्रमा को दिया गया श्राप वापस ले लेते हैं, तो चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों के साथ एक समान समय बिताएंगे और सभी को एक समान ही प्रेम करेंगे। इस विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग है। यहाँ यह ध्यान रखें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह प्रसंग लिया गया है। अतः दक्ष प्रजापति के श्राप से ही चंद्रमा की स्थिति में बदलाव देखने को मिलते हैं। एक माह में 2 पक्ष होते हैं, उनमें से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा वरदान के प्रभाव से निखरता है, तो वहीं कृष्ण पक्ष में राजा दक्ष के श्राप से चंद्रमा क्षीण होता है। यह पौराणिक मत है। देवताओं के वरदान से चंद्रमा शुक्ल पक्ष में अपने तेज पर होता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धूमिल नजर आता है। दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो या फिर पौराणिक, किंतु चंद्रमा 1 महीने की अवधि में सभी 27 नक्षत्रों के माध्यम से अपने चक्र को पूरा करता है, जिससे कभी पूर्णिमा की स्थिति बनती है तो कभी अमावस्या की, और इसी दौरान चंद्रमा का आकार बढ़ता और कम होता दृष्टिगोचर होता है। सामान्य भाषा में समझें तो नक्षत्र शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बन रहा है, जिसमें पहला अक्षर है नक्षा, जिसका अर्थ है मानचित्र या मैप, दूसरा है तारा। ऐसे में इन दोनों शब्दों को जोड़ने पर बनता है नक्षत्र, जिसका भावार्थ है तारों का मानचित्र। आसमान में तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। चंद्रमा अपनी कक्षा पर चलता हुआ पृथ्वी की एक परिक्रमा को लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ऐसे में माना जाता है कि चंद्रमा प्रतिदिन लगभग 1 नक्षत्र की यात्रा करता है। ज्योतिष शास्त्र में सबसे सटीक और सही भविष्यवाणी करने के लिए नक्षत्रों का ही उपयोग किया जाता है। इन नक्षत्रों को विभिन्न प्रकार के वर्गों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जैसे इनकी मूलभूत विशेषताएं, इनकी प्राथमिक प्रेरणा, धर्म, मोक्ष इत्यादि। सनातन धर्म में बालक के जन्म के समय ग्रहों की चाल और नक्षत्र की गणना के आधार पर निर्मित जन्म पत्रिका का ही विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक जातक का व्यक्तित्व नक्षत्रों पर ही आधारित होता है, क्योंकि
आपके पूरे जीवन में नक्षत्रों की चाल, आपके जन्म, व्यक्तित्व, आपकी शक्ति और आपकी कमजोरियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने की क्षमता रखती है। आपका जन्म नक्षत्र क्या होता है? दरअसल आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है उसे ही आपका जन्म नक्षत्र माना जाता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि ऋषि मुनियों ने पृथ्वी को प्रभावित करने वाले आकाश को 12 भागों में विभाजित किया है और इन्हीं 12 हिस्सों को अलग अलग राशियों के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके बाद इसके और सूक्ष्म अध्ययन के लिए इसे 27 अन्य भागों में बांट दिया गया, जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। राशि बड़ी होती है और नक्षत्र छोटे। प्रत्येक नक्षत्र को भी फिर 4 चरणों में विभाजित किया गया है। अतः एक राशि के अंदर लगभग 2.25 नक्षत्र आते हैं। एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में विभिन्न ग्रहों को अलग अलग राशियों में रखा जाता है। इन ग्रहों को विभिन्न नक्षत्रों में भी तदनुसार रखा जाता है। राशि के भीतर नक्षत्र में ग्रह के साथ या उससे जुड़ा एक महत्व माना गया है। इन 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है शुभ नक्षत्र, इसे देवगण भी माना जाता है। इस श्रेणी में आने वाले नक्षत्रों को देवदूत माना जाता है और वह भगवान की तरह सूक्ष्म और परिष्कृत होते हैं। इसके बाद दूसरी श्रेणी आती है मनुष्यगण की, जिसे मध्यम नक्षत्र माना जाता है। इस श्रेणी में आने वाले नक्षत्र इंसानों की ही तरह माने जाते हैं और इंसानों की ही तरह काम भी करते हैं। अंतिम और तीसरी श्रेणी होती है राक्षसगण, जिन्हें अशुभ नक्षत्र भी माना जाता है। इन नक्षत्र के तहत पैदा हुए जातक राक्षस तो नहीं होते, लेकिन उनके अंदर कुछ हद तक बुरी और विध्वंसक प्रवृत्तियां अवश्य होती हैं। पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, जो देवगण के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र में 3 तारे एक साथ चमकते हुए अश्व के मुंह की तरह प्रतीत होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के तहत पैदा हुए जातक सुंदर होते हैं। उन्हें अच्छी तरह से तैयार होना काफ़ी पसंद होता है। साथ ही स्वभाव में वह शांत होते हैं और आमतौर पर उन्हें आभूषण और दवा चिकित्सा का काफ़ी शौक होता है। दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। यह नक्षत्र मनुष्यगण के अंतर्गत आता है। भरणी नक्षत्र की आकृति गर्भ की तरह होती है। इस नक्षत्र में भी प्रमुख रूप से 3 सितारे होते हैं। भरणी नक्षत्र के तहत जन्म लिए जातक अपने जीवन के प्रति बहुत ही उत्साहित होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और यह कभी भी झूठ नहीं बोलते। तीसरा नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। इसका राक्षसगण होता है। कृतिका नक्षत्र एक घोड़े की नाल के आकार में 7 सितारों का एक नक्षत्र होता है। कृतिका नक्षत्र में जन्म लिए हुए जातक जन्मजात स्वाभिमानी होते हैं। इसके साथ ही उन्हें जीवन में शक्ति या सत्ता में रहने की हमेशा ही भूख रहती है। शारीरिक रूप से मजबूत और स्वास्थ्य उनका सदैव ही उत्तम रहता है। हालांकि इनके अंदर क्रोध भी होता है। चौथा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। इसका मनुष्यगण है। रोहिणी नक्षत्र बैलगाड़ी के आकार में होता है। रोहिणी नक्षत्र के तहत जन्म लेने वाले जातक सुंदर होते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी इस नक्षत्र के तहत पैदा हुए लोग ईमानदार, सच्चे और बहुत ही उदार स्वभाव के और फिर चरित्रवान भी होते हैं। पांचवा है मृगशिरा नक्षत्र। यह देवगण के अंतर्गत आता है। मृगशिरा नक्षत्र हिरण के चेहरे के आकार में होता है और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं। यह साधारण जीवन जीने में ही विश्वास रखते हैं। इन्हें आर्थिक पक्ष की दृष्टि से कभी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती हैं। धन इनके पास आराम से आता है, लेकिन आमतौर पर इस नक्षत्र के तहत जन्म लिए हुए लोग डरपोक होते हैं और हीन भावना से ग्रस्त भी माने जाते हैं। छठा नक्षत्र है आद्रा। यह मनुष्यगण के अंतर्गत आता है। आद्रा नक्षत्र एक रत्न के आकार में होता है।
इस नक्षत्र के तहत पैदा हुए जातक बेहद ही भावनात्मक होते हैं, लेकिन ईमानदार और भरोसेमंद बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त यह हमेशा स्वाभिमानी, इनके अंदर गुस्सा भी बहुत होता है और हमेशा ही आत्म केंद्रित ही नजर आते हैं। सातवां है पुनर्वसु नक्षत्र। इसका देवगण है। पुनर्वसु नक्षत्र तरकस की तरह प्रतीत होता है। महाभारत वन पर्व के अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र में ही भगवान राम का जन्म भी हुआ था। पुनर्वसु का अर्थ होता है पुनः से शुभ। इस नक्षत्र के अंतर्गत पैदा हुए जातक स्वभाव से विनम्र और चपल होते हैं। इसके साथ ही वह बहुत ही चतुर और व्यापारिक सौदेबाजी में भी पक्के होते हैं। आठवां है पुष्य नक्षत्र। यह भी देवगण के अंतर्गत आता है। पुष्य नक्षत्र एक चक्र या फिर पहिए की तरह नजर आता है। इसे सबसे पवित्र सितारा माना गया है। इस नक्षत्र के तहत जन्म लिए हुए जातक परम सत्य के चाहने वाले होते हैं। साथ ही यह ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भी होते हैं। यूँ तो इनके पास एक संतुलित और शांत मस्तिष्क होता है, लेकिन अपने दृष्टिकोण में अक्सर वे डरपोक या सतर्क माने जाते हैं। आश्लेषा नक्षत्र नवा नक्षत्र होता है। यह नक्षत्र सुदर्शन चक्र के आकार में होता है। सुदर्शन चक्र जिसे कि दिव्य चक्र माना जाता है। आश्लेषा नक्षत्र के तहत जन्म लिए हुए जातक खलनायक की तरह होते हैं और दूसरों को यातना देना इन्हें बहुत ही पसंद होता है। इसके अलावा स्वभाव से कपटी और स्वार्थी भी होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनका स्वभाव हंसमुख भी होता है। यह भोजन के बड़े प्रेमी होते हैं। 10वां है मघा नक्षत्र, जो कि राक्षस गण के अंतर्गत आता है। मघा नक्षत्र में कुल 5 तारे होते हैं। यह नक्षत्र एक घर की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र के तहत जन्म लिए लोग स्वाभिमानी होते हैं। साथ ही इन्हें कड़ी मेहनत करने वाला भी माना जा सकता है। हालांकि जीवन में सुख समृद्धि इनके पास बेहद ही आसानी से आ जाती है और वह जीवन सुख सुविधाओं और पूर्ण विलासिता से होकर जीते हैं। इन्हें खूबसूरत चीज़ें और फूल बहुत ही पसंद होते हैं। 11वां नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जिसका मनुष्यगण है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र झूले की तरह प्रतीत होता है। इस नक्षत्र के तहत जन्म लिए जातक स्वभाव से परोपकारी होते हैं और इनमें जन्मजात सहानुभूति की भावना भी होती है। साथ ही इस नक्षत्र के तहत पैदा हुए लोग अच्छे व्यवसायी बनते हैं, क्योंकि इनकी भाषण देने की शैली बहुत ही अच्छी होती है। साथ ही किसी भी काम का परिणाम का इन्हें पूर्वाभास भी हो जाता है। 12वां है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। यह नक्षत्र मनुष्य गण के अंतर्गत आता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बिस्तर या फिर चारपाई के पिछले पाई की तरह प्रतीत होता है। इस नक्षत्र के तहत जन्म लेने वाले बालक स्वाभिमानी होने के साथ साथ तुनक मिजाजी भी होते हैं। इसके अतिरिक्त स्वभाव से यह सच्चे, ईमानदार और बड़े दिल वाले होते हैं। हालांकि इन्हें अपर्याप्त भूख की शिकायत रहती है। 13वां है हस्त नक्षत्र। यह देवगण के अंतर्गत आता है। हस्त नक्षत्र में कुल 5 सितारे होते हैं, जो एक इंसान के हाथ की आकृति बनाते हैं। इस नक्षत्र में चंद्रमा के चलते इस नक्षत्र के तहत जन्म लिए हुए जातक परोपकारी, कृतज्ञ और धर्मार्थ स्वभाव के होते हैं। इसके अतिरिक्त इस नक्षत्र के तहत जन्मे लोग लालची स्वभाव के भी होते हैं। इन्हें शराब और संगीत का भी शौक होता है। 14वां है चित्रा नक्षत्र, जो कि राक्षस गण में है। चित्रा नक्षत्र में मोती के आकार में दिखने वाला एक बेहद ही चमकीला सितारा होता है। यह नक्षत्र कन्या और तुला राशि तक फैला हुआ है। चित्रा नक्षत्र के तहत जन्म लिए लोग, इनकी काया बहुत ही अच्छी होती है। सुडौल फिगर और आकर्षक विशेषताएं और आँख इनकी प्रमुखता मानी जाती है। 15वां है स्वाति नक्षत्र, जिसका कि देवगण है। स्वाति नक्षत्र में सिर्फ एक सितारा होता है। यह तलवार या फिर मूंगा की तरह प्रतीत होता है। स्वाति नक्षत्र के तहत जन्म लिए लोग अपने परिष्कृत, प्रतिष्ठित और शिष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। स्वभाव में थोड़े शर्मीले होते हैं।
इनका आत्मनियंत्रण बहुत ही अच्छा होता है, हालांकि वे जिद्दी स्वभाव के भी हो सकते हैं। 16वां है विशाखा नक्षत्र, इसका राक्षस गण है। विशाखा नक्षत्र 5 सितारों से मिलकर बना है और यह कुम्हार की चाक की तरह प्रतीत होता है। यह तुला और वृश्चिक राशि तक फैला हुआ है। इस नक्षत्र के तहत पैदा हुए जातकों को हमेशा ईश्वर का भय बना रहता है। साथ ही ये स्वभाव में बहुत ही ईमानदार होते हैं। कभी कभी आक्रामक, ईर्ष्यालु और कंजूस और तुनक मिजाजी भी हो सकते हैं। 17वां है अनुराधा नक्षत्र, इसका देवगण है। अनुराधा नक्षत्र में कुल 4 सितारे होते हैं जो एक हल्की पंक्ति या कमल की तरह प्रतीत होता है। चंद्रमा यहाँ विभाजन में लेकर देवघर नक्षत्र में है। ऐसे में अनुराधा नक्षत्र के तहत पैदा हुए जातक शांत स्वभाव के, सुंदर और ईश्वर भक्त होते हैं। विदेशी भूमि में यह बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। 18वां है ज्येष्ठा नक्षत्र, यह राक्षस गण के अंतर्गत आता है। ज्येष्ठा नक्षत्र एक लटकते हुए झुमके या फिर छाते की तरह प्रतीत होता है। इसमें 3 प्रमुख सितारे होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के तहत जन्म लिए हुए जातक विपरीत लिंगी के जातकों के लिहाज से बहुत ही आकर्षक सिद्ध होते हैं। साथ ही इन्हें दान पुण्य इत्यादि करना बहुत ही पसंद होता है। 19वां है मूल नक्षत्र, इसका राक्षस गण है। मूल नक्षत्र में शेर के आकार के 11 तारे होते हैं। मूल नक्षत्र के तहत जन्म लिए हुए जातक अपने विचारों और ख्यालातों में दृढ़ होते हैं। इसके अतिरिक्त स्वभाव से यह बहुत ही चतुर और चालाक होते हैं। करीबी रिश्तेदारों से दूरी बनाकर रखना इन्हें बहुत पसंद होता है। 20वां है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, यह मनुष्य गण के अंतर्गत आता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में कुल 4 सितारे होते हैं जो हाथी दांत, पंखे की या फिर डलिया की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र के तहत जन्म लिए हुए जातक आत्मा स्वाभिमानी होने के साथ साथ बहुत ही उदार स्वभाव, दयालु और धर्मार्थ स्वभाव के होते हैं। 21वां है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इसका मनुष्य गण है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कुल 3 सितारे होते हैं जो हाथी दांत या फिर छोटी चारपाई की तरह प्रतीत होते हैं। इस नक्षत्र के तहत जन्म लिए हुए जातकों का शारीरिक संरचना बहुत ही शानदार होती है। लंबी नाक और शानदार विशेषताएं इनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देती है। इन्हें अच्छा भोजन, कोमल और दयालु स्वभाव बहुत ही पसंद होता है। 22वां है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र में 3 तारे होते हैं। चंद्रमा इस नक्षत्र के तहत पैदा हुए जातकों को अत्यधिक बुद्धि और महान नेक दिल बनाता है। साथ ही इस नक्षत्र के तहत जन्म लिए हुए जातकों का स्वभाव बहुत ही विनम्र और गरिमापूर्ण होता है। 23वां है धनिष्ठा नक्षत्र, यह भी राक्षस गण के अंतर्गत आता है। धनिष्ठा नक्षत्र ड्रम के आकार का होता है और इसमें 4 तारे होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें वीरता और साहस कूट कूट कर भरा हुआ होता है। 24वां है शतभिषा नक्षत्र, इसका राक्षस गण है। शतभिषा नक्षत्र में यूं तो 100 तारे होते हैं, लेकिन देखा केवल एक ही जा सकता है। इस नक्षत्र के तहत पैदा हुए जातक गुणी और बेहद ही सच्चे होते हैं। आमतौर पर इन्हें सभी लोग प्यार करते हैं। 25वां है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, इसका मनुष्य गण होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र केवल 2 सितारों से मिलकर बना है। इस नक्षत्र के तहत पैदा हुए जातक स्वयं को कम आंकते हैं। अक्सर उदास रहने वाले इस नक्षत्र के तहत पैदा हुए जातक स्वभाव से ईर्ष्यालु और लालची होते हैं। 26वां है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इसका मनुष्य गण है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 2 सितारों से मिलकर बना है और इस नक्षत्र के तहत जन्म लिए हुए जातक कला और विज्ञान के शौकीन होते हैं। आमतौर पर यह धर्मार्थ और दयालु स्वभाव के होते हैं। 27वां है रेवती नक्षत्र, यह देवगण के अंतर्गत आता है। 32 सितारों से मिलकर बना रेवती नक्षत्र एक ढोल या फिर मछली के जोड़े की तरह प्रतीत होता है।
इस नक्षत्र के तहत पैदा हुए जातकों की शारीरिक संरचना बहुत ही अच्छी होती है और उन्हें मजबूत और आकर्षक शरीर का वरदान प्राप्त होता है। इस नक्षत्र के तहत पैदा हुए लोग कूटनीतिक रूप से भी चतुर होते हैं, साथ ही इनके पास शिष्टाचार, शिक्षा और धन भी परिपूर्ण रहता है। किसी भी मुहूर्त का चयन भी नक्षत्रों के आधार पर ही होता है। मृगशिरा, अनुराधा और रेवती नक्षत्र वित्त, सीखने, सामाजिकरण, कामुक सुख, इवेंट, बिजनेस, नए वस्त्र और परिधान पहनने, विवाह के उद्देश्य, कलात्मक चीज़ों, कृषि और यात्राओं के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अश्विनी, पुष्य और हस्त नक्षत्र किसी भी तरह के खेल के लिए अच्छे माने गए हैं। इसके अतिरिक्त विलासिता का आनंद लेना, नए उद्योग, कार्यालय का उद्घाटन करना, कौशल, मजदूर, चिकित्सा उपचार, सामाजिकता, कुछ भी खरीदना या बेचना, किसी भी पूजा या आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए, ऋण देने और ऋण प्राप्त करने के लिए या फिर नई यात्राएं शुरू करने के लिए भी यह उत्तम माना गया है। आद्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए, आत्माओं को बुलाने के लिए, विरह, अलगाव के लिए, विनाश के कार्य करने और गठबंधन तोड़ने के लिए उपयुक्त है। पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण और धनिष्ठा और शतभिषा ये चर नक्षत्र माने गए हैं। ये नक्षत्र छोटी यात्राओं के लिए लाभदायक माने गए हैं। इसके साथ ही कन्वेंशन, बागवानी, किसी यात्रा में जाना या सामाजिकरण और कुछ भी ऐसा काम जो छोटे समय के लिए हो, इन नक्षत्रों में किया जाना चाहिए। भरणी, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपदा ये नक्षत्र बुराइयों के लिए, जैसे किसी को धोखा देने या टकराव के लिए उपयुक्त हैं। ये नक्षत्र लड़ाई, आग लगाने या विनाश के किसी भी कार्य के लिए, दुश्मनों के विनाश के लिए भी उपयोगी हैं। कृतिका और विशाखा मिश्रित नक्षत्र हैं और दैनिक मजदूरी और पेशेवर जिम्मेदारियों के लिए अच्छे माने गए हैं। हिंदू धर्म में नवजात बालक का नामकरण संस्कार एक प्रमुख संस्कार है। इस संस्कार के अंतर्गत जातक का नाम भी जन्म नक्षत्र के आधार पर ही रखा जाता है, अर्थात जिस नक्षत्र के जिस चरण में बालक का जन्म हुआ है उसी नक्षत्र के नामाक्षर के आधार पर बालक का नाम रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर समझें तो मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो ऐसे बच्चे का नाम चू अक्षर से रखा जाएगा। ऐसे ही दूसरे चरण में हुआ है तो बच्चे का नाम चे अक्षर से रखा जाएगा, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र के 4 चरणों के 4 अक्षर क्रमशः चू, चे, चो, ला हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि सनातन परंपरा में नाम अक्षर हेतु नक्षत्रों का क्या महत्व है। नक्षत्रों से ही पंचक काल का भी निर्माण होता है। पंचक का अर्थ होता है 5 दिन। प्रत्येक चंद्रमाह में 5 दिनों की एक ऐसी अवधि होती है जब चंद्रमा कुंभ राशि से होकर 5 नक्षत्रों धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों के ऊपर से गुजरता है। इस अवधि को ही पंचक कहा जाता है। किसी भी शुभ समारोह जैसे विवाह आदि को आयोजित करने के लिए इस अवधि को अच्छा नहीं माना जाता। प्रत्येक नक्षत्र का अलग अलग स्वभाव होता है और उनके फल भी अलग अलग होते हैं। कुछ नक्षत्र कोमल होते हैं, कुछ कठोर और कुछ उग्र होते हैं। उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाले नक्षत्रों को ही मूल नक्षत्र या फिर गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। इस प्रकार हमारे पास गंडमूल नक्षत्र आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती और अश्विनी है। माना जाता है कि जब किसी शिशु का जन्म इन नक्षत्रों में होता है तो इससे बालक के स्वास्थ्य की स्थिति या फिर उसकी माँ की स्थिति या परिवार की स्थिति संवेदनशील हो जाती है। इन नक्षत्रों के सबसे महत्वपूर्ण चरणों की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र का 4था चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र का 4था चरण और रेवती नक्षत्र का 4था चरण माना गया है। इसके अलावा मघा नक्षत्र का 1ला चरण, मूल नक्षत्र का 1ला चरण और अश्विनी नक्षत्र का 1ला चरण होता है। ये शिशु के जन्म के समय दोष का कारण बनते हैं, जिसे आमतौर पर गंडमूल में जन्म कहा जाता है।
इन नक्षत्रों के अंतर्गत जन्म लेने वाले जातकों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है, क्योंकि मूल नक्षत्र बहुत ही अशुभ फल देने वाले होते हैं। यदि शिशु का जन्म मूल नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है तो ये बच्चे के पिता के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, और यदि दूसरे चरण में हुआ है तो ये माता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। यदि तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो इससे माता पिता को धन हानि होती है। ऐसी स्थिति में नक्षत्रों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, ग्रह शांति के लिए पूजा पाठ इत्यादि अवश्य ही करवानी चाहिए। इसके साथ ही विवाह हेतु अष्टकूट गुणों के मिलान के लिए वर वधू की जन्म कुंडली के आधार पर नक्षत्रों को देखते हुए ही नाड़ी दोष का विचार किया जाता है। एक विवाह को सुखी और संपन्न बनाने के लिए कम से कम 18 गुणों का मिलना आवश्यक होता है, यानी इससे अधिक गुण मिलें तो यह अच्छा माना जाता है, लेकिन इससे कम को कुंडली मिलान में अच्छा नहीं माना गया है। यदि लड़का और लड़की दोनों के नक्षत्र और गुण अनुकूल होते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है, लेकिन वहीं यदि दोनों के नक्षत्र प्रतिकूल होते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन कष्टमय और क्लेश भरा गुजरता है। एक बार नक्षत्र राशि में होने के बाद गुण मिलान किया जा सकता है। देवगण नक्षत्र दोनों अन्य नक्षत्रों अर्थात मनुष्य और राक्षस गण नक्षत्रों के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। हालांकि मनुष्य और राक्षस गण नक्षत्र कभी भी एक साथ तालमेल नहीं बिठा सकते हैं, इसे गण महादोष कहा जाता है, और अमूमन तौर पर मनुष्य गण और राक्षस गण के व्यक्तियों के बीच विवाह न किए जाने की सलाह दी जाती है। नक्षत्र प्रतिदिन हमारे मन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक महीने में प्रतिदिन राशि चक्र के एक नक्षत्र से होकर गुजरता है। ऐसे में स्वाभाविक है इसका हमारे जीवन पर प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। हमारे जन्म नक्षत्रों का निश्चित स्वभाव और जन्म के समय उनमें स्थित ग्रह हमारी आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं, जो हमारे पूरे जीवन काल में हमारे विकास को प्रेरित करती है। अतः नक्षत्रों का संपूर्ण रूप से ज्ञान होने पर अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याओं से स्वयं को बचाया जा सकता है, क्योंकि समस्याओं का सही कारण ज्ञान होने पर उनसे बचने के सही उपाय करना भी संभव होता है। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।